इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई है। दुनिया भर की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई है क्योंकि बातचीत का एक नया दौर शुरू हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता तय करेगी या फिर वर्चस्व की जंग में ये तय होगा कि हॉर्मुज का असली किंग कौन है। चौबीस घंटे में पश्चिम एशिया की तकदीर तय होने वाली है। इस्लामाबाद में शांति बनाम संघर्ष की सनसनीखेज पटकथा। हॉर्मुज पर वर्चस्व की जंग या कूटनीतिक समझौता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई ये तस्वीरें ईरान की हॉर्मुज सुप्रीमेसी का दावा करती हैं। समुद्र में गश्त करती नौकाएं, जब्त किया गया कंटेनर जहाज और संदेश साफ है कि इस अहम समुद्री गलियारे पर पकड़ किसकी है। इसी बीच दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिक गई है, जहां कूटनीति का नया दौर शुरू होने जा रहा है। सवाल यही है कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर वर्चस्व की जंग को और तेज कर देगी। हॉर्मुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ताकत का सिंबल बन चुका है और अब इसकी दिशा तय करने वाली बातचीत एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर को इस नई पीस टॉक के लिए आगे किया है। As you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है और आमने सामने संवाद की इच्छा जता रहा है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ये संकेत है कि अमेरिका इस बातचीत को बेहद गंभीरता से ले रहा है और किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहता। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने तस्वीर कुछ अलग पेश की है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि उनकी यात्रा का मकसद साझेदार देशों के साथ समन्वय और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा है, न कि सीधे अमेरिका से वार्ता। उनका कहना है कि ईरान के विचार पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़ाए जाएंगे। इससे साफ है कि पर्दे के पीछे बातचीत की जमीन तैयार हो रही है, लेकिन खुलकर किसी समझौते की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। यानी कूटनीति का खेल चल रहा है, जहां हर बयान के पीछे एक रणनीति छिपी है और हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान खुद इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बन गया है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जहां सेना प्रमुख आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत होगी, जिसके बाद अमेरिका के साथ संभावित ट्रायंगल टॉक पर फैसला लिया जाएगा। ये साफ संकेत है कि इस्लामाबाद अब सिर्फ मेजबान नहीं बल्कि एक एक्टिव मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, जो पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस पूरी कूटनीतिक हलचल के बीच
असली कहानी हॉर्मुज में लिखी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का दावा है कि उसका पूरा नियंत्रण है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान की नौसेना कमजोर हो चुकी है। यही विरोधाभास इस संघर्ष की असली तस्वीर दिखाता है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बातचीत की कोशिश। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जमीन पर होने वाली ये बातचीत शांति की दिशा तय करती है या फिर ये तय करती है कि हॉर्मुज का असली किंग कौन है। अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो कि लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदती है। अमेरिका का हथियार गोदाम खाली, लंबा युद्ध नहीं करेंगे ट्रंप। इधर ईरान ने कसम खाई है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता, वो इस वैश्विक व्यापार मार्ग को पूरी तरह से बंद रखेगा। अब दिक्कत यह है कि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का हथियार गोदाम खतरनाक स्तर तक खाली हो चुका है। जो अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है, उसके मुताबिक अमेरिका अब ईरान के साथ लंबी जंग का जोखिम नहीं उठा सकता। रक्षा विभाग के अंदरूनी अनुमानों का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अमेरिकी सेना ने अपनी लगभग 1100 ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि JASSM-ER मिसाइलें बची थी, जिनमें से लगभग 1100 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब केवल 400 के आसपास मिसाइलें ही बची है। JASSM-ER की मारक क्षमता 600 मील से ज्यादा है और इसे दुश्मन की हवाई सुरक्षा की सीमा से बाहर रहते हुए भी मजबूत लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक मिसाइल की कीमत लगभग $11 लाख है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान में 1000 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है, जो लगभग उस संख्या का 10 गुना है जितनी वो हर साल खरीदती है। यानी अमेरिका एक साल में जितनी टॉमहॉक मिसाइलें खरीदता या बनाता है, ये संख्या उससे 10 गुना ज्यादा है। मतलब अगर अमेरिका साल भर में 100 मिसाइलें बनाता है, तो उसने एक ही झटके में 10 साल का स्टॉक खत्म कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने एक युद्ध में 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी है, जिनमें से हर एक की कीमत $4 मिलियन से भी ज्यादा है। अमेरिका ने पूरे 2025 में सिर्फ 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें ही बनाई। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी सेना ने 1000 से ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक और ATACMS जमीन आधारित मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिससे उनका भंडार चिंताजनक रूप से कम हो गया है। अमेरिका ने अपनी क्षमता का करीब 73% हिस्सा खर्च कर दिया है। किसी भी महाशक्ति के लिए अपने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों का इतना कम स्टॉक होना खतरनाक माना जाता है। और ये कोई साधारण मिसाइलें नहीं हैं, ये एक स्टैंड ऑफ मिसाइलें हैं, जिसका मतलब है कि इसे दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रखकर ही विमान से दागा जा सकता है। अब ऐसे हालात में क्या ट्रंप ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। पेंटागन के एक ईमेल में उन सहयोगियों पर सख्ती की बात सामने आई जिन्होंने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसमें स्पेन को नाटो सस्पेंड करने और फॉकलैंड और ब्रिटेन के दावे की समीक्षा जैसे कदम शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव यूरोपीय सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए है। इजरायल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप है। इजरायल सबका सफाया कर पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है, वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी बढ़ रही है, क्योंकि दूसरे राउंड में ईरान जबरदस्त पलटवार के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं
कि सीज फायर में देरी की वजह ईरान की लीडरशिप में कंफ्यूजन है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में वो डील किससे करें ये पता ही नहीं चल पा रहा है। ट्रंप के पास युद्ध जारी रखने के लिए आगे के सिर्फ 6 दिन बचे हैं, क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध की जानकारी ट्रंप ने संसद को 2 मार्च को दी थी, जिससे अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के पास 47 सांसद हैं। मुश्किल ये है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 से ज्यादा सांसद ईरान युद्ध का जबरदस्त विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम में अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी जरूरी होगी, ना कि युद्ध। इस बार ट्रंप 60 दिन की टाइमलाइन को पार करते हैं तो फिर उनकी पार्टी को जोरदार झटका लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप फिलहाल किसी बात की परवाह करने के मूड में नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान डील करता है तो ठीक, नहीं तो वहां कुछ सलामत नहीं बचेगा। Now what we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit. ट्रंप भले ही वेट एंड वॉच का मन बना चुके हैं, लेकिन इजराइल लेबनान में फुल फोर्स में हमलों को शुरू कर चुका है। बॉर्डर से बेरूत तक इजराइल ने बम विस्फोट की झड़ी लगा रखी है। इजराइल का टारगेट ईरान के साथ उसके समर्थित लड़ाका ग्रुप हैं। इजराइल सभी का सफाया करके पूरी तसल्ली कर लेना चाहता है, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे जमीन पर आती जा रही है, वैसे वैसे सुपर पावर की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दूसरे राउंड में ईरान जबरदस्त पलटवार के लिए तैयार है। इसी वजह से ट्रंप अब नेटो फोर्स को युद्ध में आने का लास्ट चांस दे रहे हैं। उन्होंने दूसरे राउंड के युद्ध में नेटो फोर्स की एंट्री के लिए उकसाया है। ट्रंप ने धमकी दी है, अब युद्ध में नेटो देशों ने मदद नहीं पहुंचाई तो अमेरिका सबक सिखाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक पेंटागन ने स्पेन को नेटो से बाहर करने की मांग की है, क्योंकि ईरान युद्ध में स्पेन ने अमेरिका का खुलकर विरोध किया है। ईरान युद्ध के दौरान स्पेन ने अमेरिका के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया था। पॉलिटिको के मुताबिक ईरान युद्ध के बाद अमेरिका ने नेटो के भीतर अच्छे और बुरे देशों की एक लिस्ट तैयार की है। ट्रंप की बैड लिस्ट में जिन देशों का नाम आया है उन पर सख्त एक्शन लेने की धमकी दी गई है। मतलब ये कि ट्रंप यूरोपीय देशों की बर्बादी का टेंडर पुतिन को दे सकते हैं, जिन्हें यूक्रेन युद्ध का बदला यूरोप से लेना है।